संप्रेषण के लिए माध्यम का होना ज़रूरी है। इन आइडिया, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, रिसीव, डिकोडिंग, एक्शन, यानी कि सेंडर और रिसीवर के साथ मीडियम का होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आईएमईटी के लेक्चर 8 में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? पहला टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेशन, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। तो इससे पहले लेक्चर में हमने लीडरशिप को कंप्लीट किया था। किसको कंप्लीट किया था दोस्तों? लीडरशिप को कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं। लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? सबसे पहला टॉपिक है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति का मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे। एक व्यक्ति है, वहाँ दूसरा व्यक्ति है, तो एक का मैसेज दूसरे के पास पहुँचे, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मीडियम होना चाहिए। यानी मीडियम का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये भी हिंदी जानता हो और ये भी हिंदी जानता हो, तो इन दोनों में बात हो सकेगी। लेकिन अगर ये हिंदी जानता हो और ये तमिल जानता हो, तो इनमें कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसके लिए हमें एक ऐसे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि इन दोनों के बीच में बात हो सके। अब मान लीजिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा कौन सा है? वो है इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश। तो इसको भी इंग्लिश आती है और इसको भी इंग्लिश आती है, लेकिन इसको इंग्लिश आती है और इसको केवल हिंदी आती है। तो ये दोनों किस मीडियम से बात कर सकेंगे? इंग्लिश मीडियम से बात कर सकेंगे। तो ऐसा व्यवसाय में संप्रेषण के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि हमें व्यवसाय में भी संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बात हमको जानना है। क्योंकि मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, तो आप हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन आपके वहाँ जो वर्कर काम कर रहा है, यानी आप पर्सन 1 हो गए और पर्सन 2 जो वर्कर है वो किसी दूसरे राज्य का है। मान लीजिए वो तमिलनाडु राज्य का है और आप जाके उससे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं, उसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। अब पर्सन 1 और पर्सन 2, जिसमें पर्सन 1 आप हैं जिसको आपको हिंदी आती है, और पर्सन 2 जिसको तमिल आती है, और उसके बीच में मीडियम आपका क्या होना चाहिए? या तो आपको भी तमिल आनी चाहिए और पर्सन 1 को भी तमिल आना चाहिए, और पर्सन 2 को भी तमिल आनी चाहिए, या तो पर्सन 1 को भी हिंदी आना चाहिए और पर्सन 2 को भी हिंदी आनी चाहिए। तो इनके बीच में एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप वहाँ पर एक एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं और आपको हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, लेकिन इसको केवल और केवल, जो लेबर क्लास का व्यक्ति है उसको केवल और केवल तमिल आती है। तो एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और ये मीडियम कौन होंगे? इसका जो सुपरवाइज़र होगा उसको हिंदी के साथ साथ आपका इंग्लिश भी आनी चाहिए और साथ ही साथ तमिल भी आना चाहिए। यानी इसको व्यक्ति 2 को समझाने के लिए एक हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर किसी भी उद्योग या संस्थान में संप्रेषण का होना बहुत आवश्यक है, और संप्रेषण से ही किसी कार्य को हो सकता है। आपके लिए इन संप्रेषण के 2 डिफिनीशन दिए गए हैं, एक कीथ डेविस के अनुसार, और कीथ डेविस ने फिर कहा है कि किस तरह से संप्रेषण बहुत ही आवश्यक है किसी भी उद्योग के लिए। तो देखें, आइए देखते हैं कि संप्रेषण क्या है। मैंने कहा कि एक व्यक्ति का मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और उसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो देखिए, कीथ डेविस ने क्या कहा है? कीथ डेविस ने कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिससे संदेश और समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कीथ डेविस ने फिर क्या कहा है कि संदेश वाहन व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मनुष्य के लिए रक्त प्रवाह आवश्यक है। बिना कम्युनिकेशन का उद्योग में कार्य नहीं हो सकेगा, और एक अच्छा कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, एक दूसरे के बीच में बातचीत बहुत ही अच्छे से होनी आनी चाहिए। बातचीत का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो बात कह रहा है वो दूसरे व्यक्ति तक आराम से पहुंच सके। तो दोस्तों, ये है कम्युनिकेशन की डिफिनेशन। ड्रकर साहब ने क्या कहा है? ड्रकर साहब ने कहा है कि अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध का आधार होता है। क्या कहा है ड्रकर साहब ने? अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध का आधार होता है। तो यहाँ 2 लोगों ने, एक तो हमारे कीथ डेविस साहब हैं, एक है कीथ डेविस, और दूसरे हमारे व्यक्ति कौन है? एक है ड्रकर साहब। इन दोनों लोगों ने क्या किया है? डिफिनीशन इसका दिया है। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। आगे लिखा हुआ है, प्रबंध में संप्रेषण के महत्व को निम्न बातों से समझा जा सकता है। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बातें हैं कि व्यवसाय
कि सुव्यवस्थित कार्यविधि होनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। तीसरा, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सहयोग का बढ़ावा होता है। प्रभावपूर्ण नेतृत्व की स्थापना होती है। और छठा जो पॉइंट है वो है आपका कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है। तो ये बात किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है प्रबंध में संप्रेषण के महत्व को निम्न बातों से समझा जा सकता है। यह है व्यवसाय की सुव्यवस्थित कार्यविधि। अगला हम टॉपिक देखेंगे। अगला हमारे पास क्या है? अगले टॉपिक को हम समझेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होती है। तो कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगी? कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के लिए हमारे पास 6 चीज़ों का होना आवश्यक है। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास विचार होना चाहिए, यानी हमारे पास आइडिया होनी चाहिए। साथ ही साथ वो आइडिया एक अच्छे से कोडेड फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ उसका प्रेषण होना चाहिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको ट्रांसमिट कर सकें। तीसरा, संदेश प्राप्ति वाले होने चाहिए, यानी उस संदेश को कोई प्राप्त भी कर सके। साथ ही साथ संदेश वाचन यानी डिकोडिंग करने आना चाहिए उसको। लास्ट क्या है? कार्यवाही यानी एक्शन की। तो यहाँ 6 प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से ये 6 प्रोसेस कौन कौन से हैं? पहले है आइडिया, दूसरा है इनकोडिंग, तीसरा है ट्रांसमिशन, चौथा है रिसीवर, पांचवा है डिकोडिंग और छठवां है एक्शन। तो आइए इसको हम यहाँ से समझते हैं कि क्या होते हैं ये। तो ये पूरा आइडिया, इनकोडिंग और ट्रांसमिशन ये किसका पार्ट है? ये सेंडर का पार्ट है। सेंडर के बाद आपको मीडियम होना चाहिए। मीडियम में मैंने आपको कहा है कि दोनों लोग को, यानी कि सेंडर और रिसीवर को एक समान भाषा आनी जरूरी है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप इंडियन हैं, सेंडर हैं, और रिसीवर चाइनीज़ है। उसको चाइनीज़ आती है और आपको हिंदी आती है, लेकिन इन दोनों के बीच का माध्यम हम क्या बना दें? एक इंग्लिश बना दें, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये दोनों लोगों को आता होगा। तो इन दोनों लोग के बीच में कम्युनिकेशन किस भाषा में होगी? इंग्लिश भाषा में होगी। किस भाषा में होगी? इंग्लिश भाषा में होगी। तो अब देखिए भाषा कैसे होगी। मान लीजिए इन्होंने एक कहा परचेज ऑर्डर दिया। अब वो परचेज ऑर्डर क्या दिया? मान लीजिए कि परचेज ऑर्डर दे रहे हैं हम चाइना से। हमारे पास एक कंपनी है और हम उस कंपनी में चाइनीज़ वर्कर काम करते हैं और हम उनके लिए कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं। तो हमने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को इनकोड किया। इनकोड किस फॉर्म में किया? चाइनीज़ फॉर्म में किया। हमारे पास आइडिया किस फॉर्म में था? आइडिया हमारे पास हिंदी फॉर्म में था। इनकोडिंग किस काम में किया है? हमने चाइनीज़ फॉर्म में किया है। फिर उसको हमने क्या किया? ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट किया तो जो रिसीव कर रहा है उसको ये पता है कि ये चाइनीज़ भाषा में हमारे पास बातें आई हैं। मीडियम किसका था? चाइनीज़ भाषा में। डिकोड कैसा किया है हमने? डिकोड हमने उस भाषा में किया है जिस भाषा में हमको प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हम लास्ट में क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के साथ साथ मीडियम का होना आवश्यक है। इसीलिए हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें 6 चीज़ों का होना आवश्यक है। 6 अवस्थाएं होती हैं। टोटल 6 स्टेज होंगी। आगे बात करते हैं हम संचार के माध्यम। हमारे पास कौन कौन से संचार के माध्यम हैं? संचार के हमारे पास 3 माध्यम है। एक तो रिटन हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है, या गेस्चरल हो सकता है। रिटन का मतलब होता है लिखित तौर पर, हम किसी बात को लिख करके कह रहे हैं, या तो हमने मौखिक तौर पे कह दिया है। और गेस्चरल का मतलब ये होता है कि हम अपने हाव भाव से हम किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट हमारा संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं? यानी कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं। बात करने में, यानी कि एक बात को दूसरे व्यक्ति को समझाने में कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको हम समझेंगे कि संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी हैं। पहले तो समझ की भिन्नता। मान लीजिए आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तो उसमें समझ की भिन्नता हो सकती है। आप आम को हरे कलर से डिनोट करते हैं और उसने आम को पीले कलर से हमेशा माना है। आप आम को हरे कलर से बताने की कोशिश करेंगे और वो आम को पीला कलर समझने की कोशिश करेगा। तो यानी आपके कहने का अर्थ है कि आम अभी कच्चा है, लेकिन उसने आम पीले कलर का समझा है। तो आम किस कलर का है? आम पीले कलर का है, यानी कि आम पका हुआ उसने समझा है। तो यहाँ समझ की भिन्नता आ जाती है। साथ ही साथ संकुचित या बंद दिमाग होता है उन लोगों का। संकुचित का मतलब ये है कि उसके सोच बहुत ही छोटी है। ये एक कारण बनता है संप्रेषण की। तीसरी बात, हम वही सुनते हैं जो हम सुनने की अपेक्षा करते हैं। अक्सर संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में, यानी एक दूसरे से बात करने में हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है, अगर हम उस चीज़ की बातें करें तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर उससे मतभेद हो और आप कोई बात कहते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि वो वही सुनना चाह रहा है जो उसको सुनने की ज़रूरत है। वो आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। लास्ट अगला है क्या? आशाओं की भिन्नता। ये भी सेम टू सेम आपकी क्या है? आपके
चिंतन की मतलब कि उनके सोच की भिन्नता है, सोच अलग अलग है। संचार सोच की विश्वसनीयता। अगला है छिपे हुए आशय, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं आपने मुहावरे में कह दिया, सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है, या आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसमें सामने वाले ने कभी सुना ही ना हो। इसे कहते हैं छिपा हुआ आशय, यानी आपने कोई बात कहा मुहावरे में, सामने वाले को वो बात समझ ही नहीं आए, उसने कभी उस मुहावरे का मतलब समझा ही ना हो। सातवां क्या है, मूल्यवर्धित शब्द। मूल्यवर्धित शब्द वह शब्द होते हैं जिसको आप समझते हैं लेकिन सामने वाला समझता नहीं है। अगला विलोपन, यानी शब्द ऐसे हों जिसमें लोप हो सके, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हो जिसको सामने वाला समझता ही ना हो, कभी सुना ही ना हो। अगला संदर्भ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा व्याख्या कर रहा हो किसी बात की और उसको छोटी ही बात में कह के समझा जा सके। तो आप एक ही शब्द में किसी बात को कह सकते हैं, वो उस तरह का व्यक्ति है, लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। अगला है संचार अतिभार। संचार अतिभार, जमाखोरी को हटा दीजिए, जमाखोरी संचार में नहीं आते, बाधाओं में। क्या है, संचार अतिभार, यानी आप बहुत ज़्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं जिस वजह से सामने वाले को नहीं समझ में आता है। लास्ट, पदक्रम का दोष। पदक्रम का दोष ये है कि आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं और सामने वाला नहीं समझ रहा है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली चले जाइए, ठीक, जैसे यहाँ पे मुझे नहीं कहा जाता है, मुझे नहीं समझ में आया, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने को नहीं समझ में आना है। तो वहाँ पे भाषाएं चेंज हो जाती हैं, वहाँ पे पद बदल जाता है। तो यहाँ पे पद की भिन्नता होती है जिससे कि बातों में, कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। होता क्या है कि कंपनी में बहुत सारे वर्कर होते हैं जो अलग अलग परिवेश के होते हैं। कोई हरियाणा का होता है, कोई गुजरात का होता है, कोई तमिलनाडु का होता है, कोई आंध्र प्रदेश का होता है। तो वो अलग अलग स्टेट के आए होते हैं और आप यूपी के हैं, पूर्वांचल के हैं, आपकी थोड़ी बहुत भाषा और बोली, या आप पश्चिमांचल के हैं, या आप बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, या मध्यांचल के हैं, यानी आप उत्तरी भारत के व्यक्ति हैं, तो आपकी भाषा में हिंदी होना लाजमी है। और साथ ही साथ कौन सी हिंदी, खड़ी बोली की हिंदी आपके पास है। और नीचे वाले तमिल और द्रविड़ लोग हैं जो आपकी बातों को नहीं समझ सकते हैं, जिसकी वजह से संचार में बाधा उत्पन्न होना तय है। इसी संचार की बाधा को हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक ऐसे माध्यम को चुनते हैं कि जिससे दोनों लोग एक दूसरे से बात कर सकें। आइए हम देखते हैं कि इन संचार की बाधाओं का निवारण क्या क्या है, यानी हम इन संचार की बाधाओं का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सुझाव कौन कौन से हैं। ठीक, तो हमारी पहला क्या है, संप्रेषण की परम आवश्यकताओं को समझना, यानी कि हमको ये समझना है कि हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसकी कौन सी आवश्यकता की ज़रूरत है। यानी हमारी वो आवश्यकता क्या है, वो है माध्यम। क्या है, माध्यम। पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे पास माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है, माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। ये संप्रेषण की परम आवश्यकताओं में सबसे पहला आता है। दूसरा, भरोसा और विश्वसनीय वातावरण होना चाहिए। भरोसा, वो विश्वास का वातावरण होना चाहिए, यानी आप जो कह रहे हैं सामने वाले आपकी बात को विश्वास कर सके, ये संचार की बाधा में ख़त्म हो जाती है। अगली, संचार के उद्देश्य के प्रति स्पष्टता होनी चाहिए। अगला हमारे पास क्या है, संचार के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। व्यापकता की समझ, ठीक, ये आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ध्यान देना जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं तो सहानुभूतिपूर्वक सुनना होगा आपको उस बात को। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा कोई बात कहता हो और आप झुंझला जाएं। तो आपका वर्कर आपसे कोई बात कहता हो तो आपको झुंझलाना नहीं, उसकी बात को ध्यान से सुनना है कि वो क्या कह रहा है। वो वर्कर हो सकता है गुजरात का हो, वो गुजरात की भाषा में बोल रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी भाषी हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो हमारी कंपनी या इंडस्ट्री में व्यक्ति है जिसको गुजराती आती है, तो हम किस तरह से उसकी बात को सुन सकें, उसके लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी ट्रांसलेटर के द्वारा आप उसकी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुन सकेंगे। दोस्तों, ये रहा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा है, कम्युनिकेशन में हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन की डिफिनीशन के बारे में देखा है। किसको देखा है, कम्युनिकेशन की डिफिनीशन को। फिर हमने क्या देखा है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, संप्रेषण का महत्व क्या है, किसमें, प्रबंध में, यानी कि मैनेजमेंट में। अगला हमने देखा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से माध्यम है। हमारे पास या तो हम लिख के बात कर लें, या तो मौखिक तौर पर, या तो हम अपने हाव भाव से बात कर सकें। अगला क्या है, संप्रेषण की बाधाएं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। उसमें हमने जाना कि इस बैरियर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा संचार की बाधाओं के निवारण के सुझाव।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। होता क्या है दोस्तों कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना, और उस वैसा कार्य जिससे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप मोटिवेट है ही नहीं काम के लिए, तो हमें आपको मोटिवेट करना होगा, यानी एज ए मैनेजर, प्रबंधक आपको वो मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। तो मोटिवेट का मतलब क्या है, इंग्लिश शब्द मोटिवेशन लैटिन भाषा के मूवरे शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है टू मूव। क्या होता है, टू मूव। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। क्या होता है, प्रेरित करना। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जज्बा क्लासेस को। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन क्या है, आगे हम देखते हैं कि किसी व्यक्तियों की वो इच्छाएं व भावनाएं जो किसी कार्य करने की दिशा में प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति की वे इच्छाएं या भावनाएं जो उसे किसी कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके लिए स्टैनले वेन साहब ने क्या कहा है, अब हमको ये समझना है। स्टैनले वेन साहब ने कहा है, ऐसा कोई विचार अथवा इच्छा जिससे किसी की भी भावना इस प्रकार परिवर्तित होती है कि वह कार्य करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अभिप्रेरणा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर डिसाइडिंग टू द मोटिवेशन। ये क्या है, इसका मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेशन के लिए उत्तरदायित्व हैं। तो हम अभिप्रेरणा को निर्धारित करने वाले कारक को देखेंगे। अभिप्रेरणा को निर्धारित करने वाले क्या है कारक, पहले कारक क्या है, इच्छा जागृति, यानी आप जब तक आपकी इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर अंतर्प्रेरणा यानी खुद का सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आप इन्फिनिटिव वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, यानी लगातार आप काम कर रहे हैं लेकिन उस काम को एक सही दिशा में करना चाह रहे हैं और अनंत प्रक्रिया में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 2 मिनट का ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, 2 मिनट की कोई ऐसी वीडियो देखते हैं कि आप इतने प्रेरित हो जाते हैं कि कॉपी किताब उठ के पढ़ने लगते हैं या कोई ऐसा कार्य करने लगते हैं जिसको आपको करने का मन नहीं था, तो आप प्रेरित हुए ना, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित हुए हैं तो आप उस कार्य को करने लगे हैं। तो उसी तरह के कंपनी में भी लोग आपको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आपको रिवार्ड दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, रिवार्ड्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ जो है आपको बोनस दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, बोनस दे दिया जाएगा। ये आगे मैं बात करूँगा कि किस तरह से आर्थिक और अनार्थिक अभिप्रेरित आय होते हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभिप्रेरणा के कारक की बात कर रहे हैं। लास्ट क्या है, मनुष्य एक आवश्यक पूर्ण प्राणी है। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही कार्य करता है और उस कार्य को अच्छे से करने की तब कोशिश करता है जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आप किसी उद्योग में काम करते हैं, तो आप चलते हैं बाइक से, तो आप कार खरीदना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि आपको कार खरीदने के लिए आपको अपने कार्य को बहुत अच्छे से करना होगा जिससे कि आप कंपनी में आगे बढ़ सकें और आपकी आय में वृद्धि हो सके। ठीक, अगली है कार्य की स्थिति। कार्य की स्थिति के अनुसार भी व्यक्ति मोटिवेट होता है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को वो कार्य आता हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कंपनी में हैं और आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाने आता है और आप साथ ही साथ किसी दूसरे कार्य को भी करते हैं, लेकिन वह कार्य आपका नहीं है। आपको कंप्यूटर चलाने बहुत अच्छे से आता है, अगर कंपनी में आपको कंप्यूटर दे दिया जाए चलाने को तो आप बहुत अच्छे से चला सकते हैं, तो आपका वो कार्य मोटिवेट करेगा आपको उसको करने के लिए। साथ ही साथ अगला है लास्ट जो है हमारे पास, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हर साल हर व्यक्ति को, कंपनी के हर कर्मचारी वर्कर को मोटिवेशन का क्लास दिया जाता है कि जिससे वो मोटिवेट होकर कंपनी के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा के सुधार हेतु विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विधियां हैं ये हम समझेंगे। तो पहली क्या है, मौद्रिक विधियां, यानी कि यहाँ पैसे वाली बात चल रही है। फिर कार्य पर आधारित विधियां हैं। फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध विधि है। नेतृत्व विधि है। फिर समूह पर आधारित विधि है। फिर संवेदनशील प्रशिक्षण है।
तो हम पहले समझेंगे कि मौद्रिक विधियाँ, मॉनेटरी विधियाँ कौन सी है। पैसे से आपको प्रेरित किया जा सकता है, साथ ही साथ आपके कार्य को बदल के या आपके कार्य के करने के घंटे को कम करके या आपके कार्य के घंटे के हिसाब से आपको पैसे दे करके आपको प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको एक उद्देश्य यानी आपको एक एम दे दिया जाता है, गोल दे दिया जाता है, आप इसको कंप्लीट करिए, आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ लीडरशिप के द्वारा, आपको नेतृत्व के द्वारा भी मोटिवेट किया जाता है। साथ ही साथ समूह में एक साथ सभी के साथ कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ आपकी संवेदनशील प्रशिक्षण भी दी जाती है कि आप भी किस तरह से दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं या खुद को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, ये भी सिखाया जाता है कंपनी में। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है। देखिए, अभी प्रेरक आय का मतलब हुआ कि ये है इंसेंटिव। ये क्या है? इंसेंटिव। इंसेंटिव का अर्थ ये समझिए कि आपने कंपनी में कोई ऐसा कार्य किया जिसके द्वारा वह कंपनी आपको उसके बदले कुछ पैसे दे रही है, जिससे कि आप में एक उत्साह और तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। इसे ही कहा जाता है अभिप्रेरक आय। चलिए अभिप्रेरक आय को देखते हैं क्या है। अभिप्रेरक संगठन के द्वारा दिए गए ऐसे प्रलोभन या लाभ या अवसर या सम्मान है जो संगठन से जुड़े कर्मचारी को ज़्यादा उत्साह और मनोयोग तथा तत्परता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरक आय कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अभिप्रेरक आय कहलाता है। ये किस तरह का होता है? दो तरह का होता है। किस तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो वित्तीय और एक होता है गैर वित्तीय। यानी एक तो पैसा वाला, कौन सा है? एक है पैसा वाला और दूसरा बिना पैसे वाला। तो पैसे वाला कौन कौन सा है? पैसे वाला क्या है? सैलरी बढ़ा देंगे आपको, प्रीमियम यानी आपका पीएफ कटने लगेगा, साथ ही साथ आपको बोनस दे देंगे। दिवाली में धर धर के बोनस दिया जा रहा है, लो भैया बोनस से बोनस प्राप्त करो। साथ ही साथ आपका दूसरा क्या है? वित्तीय अनुलाभ। आपको क्या मिल रहा है? आपको पहले सैलरी फ़ायदा हुआ, प्रीमियम हुआ, बोनस हुआ, फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अनुलाभ मिल रहा है, साथ ही साथ कमीशन मिल रहा है आपको काम पे। तो ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी जुड़े हुए हैं वित्तीय अभिप्रेरक यानी पैसे से जुड़ा हुआ है इंसेंटिव। और एक तो होता है बिना पैसे से जुड़ा हुआ, यानी जी उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बिना पैसे वाले में मतलब क्या हुआ? आपको बहुत ज़्यादा आदर सम्मान मिल रहा है उस संस्था में, आपको पदोन्नति कर दिया जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि पदोन्नति करने पर पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये गैर वित्तीय अभिप्रेरक का एक एक्सेप्शनल केस है। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, वैसे हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। अगला क्या है? नौकरियों का स्थायित्व, मतलब नौकरी आपकी परमानेंट हो गई, इस तरह का भी प्रलोभन दिया जाता है जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें। साथ ही साथ आपको प्रबंध में भागीदारी कुछ बढ़ा दी जाती है। तो ये रहा दोस्तों आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का। यानी हमने मोटिवेशन में क्या देखा? मोटिवेशन क्या होता है हमने ये भी जाना। साथ ही साथ स्टैनले वेंस की हमने परिभाषा देखी मोटिवेशन की। अभिप्रेरित करने वाले कारकों को हमने देखा, कौन कौन से कारक हैं। अभिप्रेरणा को निर्धारित करने वाले कारक को देखा है। अगला टॉपिक हमने क्या देखा है? अभिप्रेरित करने हेतु विभिन्न विधियों को हमने समझा है। अगले फिर हमने क्या देखा है? अभिप्रेरित आय यानी इंसेंटिव को देखा है। और इन इंसेंटिव में हमने एक वित्तीय देखा और दूसरा गैर वित्तीय अभिप्रेरणा देखी। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो है ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है। एक उद्योग में तनाव का प्रबंध कैसे कर सकते हैं, यानी व्यक्ति तनाव में है उसको हम तनाव से कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को हमको उद्योग में समझना होता है। दोस्तों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ये IMD का लेक्चर 8 है जो यहीं पर कंप्लीट होता है, और आपका चैप्टर 1 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 आपके कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोग IMD के प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप सभी लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में।